हेलो एवरीवन। आज पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। चैप्टर फिफ्थ चल रहा है। चैप्टर फिफ्थ में हम पहले आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच में कंपैरिजन देख चुके हैं। अब वेरियस प्रोविजन देखेंगे आर्टिकल 3 से। कैसे लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच, पाकिस्तान के बीच, बेरूवर यूनियन केस क्या था, कैसे रेडक्लिफ लाइन बनाई गई, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा देखी जाएंगी। तो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, मतलब पार्लियामेंट के पास किस तरह की पावर है, वो कैसे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 के बारे में बताया गया। अगर मोटा मोटा आप देखेंगे तो आर्टिकल 3 क्या कहता है। अगर आप आर्टिकल 3 को डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल 3 के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी स्टेट को पार्लियामेंट के द्वारा अल्टर किया जा सकता है, एरिया को डिमिनिश किया जा सकता है और इंक्रीज़ किया जा सकता है। मतलब एरिया को किसी भी स्टेट का, मान लो कोई इंडिया का स्टेट है ये, अब उस स्टेट का एरिया को इंक्रीज़ किया जा सकता है, किसी और का स्टेट का एरिया में लाया जा सकता है। उस एरिया को डिमिनिश किया जा सकता है, मतलब ये एरिया गायब किया जा सकता है। ठीक है? अल्टर की जा सकती है बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट में मिलाया जा सकता है। अल्टर नेम ऑफ एनी स्टेट, और नेम भी स्टेट का अल्टर किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास इस तरह की पावर रहती हैं अगर आप देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 2 में क्या किस एक इम्पोर्टेंट चीज़ आर्टिकल 2 में ऐड हो जाती है कि कोई भी टेरिटरी अगर हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, किसी और कंट्री को देने वाले हैं, तो उस कंट्री को देने के लिए क्या जो प्रोविज़न है वो बताए गए हैं। मतलब कि सेसेशन किस तरह से होगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सेसेशन या फिर किसी को अपनी टेरिटरी देने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था, तो इस वजह से बेरूवेरी यूनियन केस आया था 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट की जो स्पेशल मेजॉरिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किस तरह से सेपरेशन किया जा सकता है किसी स्टेट का डिमिनिश किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, बाउंड्री को अल्टर किया जा सकता है, ठीक है? अदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये चीज़ हाँ, जान लो, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के केस में बहुत देखने को मिली ये चीज़। इसमें क्या है, ये चीज़ ये कहती है, जैसे क्या हुआ, पहली बात तो कोई स्टेट है, तो उस स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है या न्यू स्टेट बनाना है, तो उसमें क्या है कि स्टेट ऐसा माना गया, ऐसा अपोज़िशन ने कहा कि स्टेट्स की बिल जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तो उसे जब 2 भागों में तब्दील किया गया, लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी अपोज़िशन ने ये कहा कि कम से कम उस स्टेट की व्यूज़ जानना चाहिए थे, उस स्टेट को क्या उसके लोगों का हित है, ये जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ के लोगों को रिप्रेज़ेंट करती है। मगर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 2 कंडीशन बताई गई हैं। क्या है? जो बिल से रिलेटेड है। पहली चीज़, कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अगर कोई बिल है जो किसी स्टेट को 2 स्टेट में तब्दील करने की कहता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के केस में, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब पहले जो बिल है, वो प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा, प्रेसिडेंट प्रोविज़न देखेगा, तब उसके बाद बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, ठीक है? और दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा और उसके व्यूज़ जानेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहना चाह रहा है। ये दूसरी कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर को जब 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो फॉलो नहीं की गई थी। इसका बहुत अपोज़ किया गया था। मगर अगर आप आगे देखोगे तो आगे क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं करते हैं। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है उनके व्यूज़ को, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है? आगे यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट के रेफरेंस में कोई टाइम लिमिट भी नहीं डिसाइड है। ठीक है? और जो है, अब इन केस ऑफ यूनिटी नो रेफरेंस नीडेड टू मेक कंसर्न लेजिस्लेशन। मतलब अगर यूनियन टेरिटरी का केस है, मतलब कोई यूनियन टेरिटरी को डिमिनिश किया जा रहा है, 2 भागों में तब्दील किया जा रहा है, तो उसमें तो
रेफरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे देखोगे तो ओवरऑल क्या देखने को मिलता है, पार्लियामेंट ओवरऑल अथॉरिटी देखने को मिलती है। क्या बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, ठीक है? मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज़ को, न्यू स्टेट बना सकती है, एक्जिस्टिंग स्टेट को बदल सकती है विदाउट देयर कंसेंट, मतलब उनकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं। इससे यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि ओवरऑल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है। ये देखो, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर विल, मतलब इट्स विल, ठीक है? मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बदले, 3 भागों में बदले। स्टेट के व्यूज़ मायने रखते हैं, अगर स्टेट के व्यूज़ एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। तो इस तरह के प्रोविज़न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आगे क्या बताया गया? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यू एक्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटी, मतलब कोई भी स्टेट कॉन्टिन्यूअस रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बदला जा सकता है, यूपी को 3 भागों में बदला जा सकता है। तो इस तरह से स्टेट क्या है? डिस्ट्रक्टेबल है। तो इसलिए इंडिया के लिए एक वर्ड होता है एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ये आपको याद रखना है कि किस तरह से इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है और हमारी डिस्ट्रक्टेबल जो है स्टेट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जबकि यूएसए के केस में आप देखोगे इनडिस्ट्रक्टेबल इस यूनियन है और इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टेट्स को गारंटी किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको न्यू स्टेट में तब्दील नहीं किया जा सकता, बाउंड्री नहीं बदली जा सकती विदाउट योर कंसेंट, मतलब आपकी कंसेंट चाहिए ही चाहिए होगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि किस तरह से आर्टिकल 3 में बात की गई हमारे इंडिया के बारे में और यूएसए से कंपैरिज़न किया कि कैसे यूएसए इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, मतलब स्टेट को तब्दील नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है? इस तरह आर्टिकल 4 में क्या बताया गया? आर्टिकल 4 डिक्लेयर्ड दैट लॉ मेड एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरेशन आर बाउंड्री आर नॉट कंसीडर ए अमेंडमेंट। मतलब आर्टिकल 4 में क्या बताया गया? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम जब किसी भी टेरिटरी को सेसेस करेंगे, मतलब सेसीड करेंगे, छोड़ेंगे अपनी टेरिटरी को, तो उसके लिए किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट्री की अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1960 में कुछ टेरिटरी इंडिया ने पाकिस्तान को दे दी थी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम बांग्लादेश नहीं था इसीलिए वर्ड ईस्ट पाकिस्तान यूज किया जाता है। तो उसमें बेरूवरी यूनियन थी उसमें, तो उससे एक बेरूवरी यूनियन केस बना। उसमें क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको अगर टेरिटरी पाकिस्तान को देना है तो आप दे दो, मगर आपको पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी और विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपको पता ही होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको पता है तो ये पूरा पैराग्राफ कन्फर्म हो गया। फिर उसके बाद 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। उसमें क्या गया, इंडिया ने अपनी 111 इन्क्लेव दी बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने हमें 51 इन्क्लेव की, जिससे जो लैंड बॉर्डर में डिमार्केशन था, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, कुछ एरिया इंडिया कह रहा था हमारे, कुछ एरिया बांग्लादेश कह रहा था हमारे, वो डिफरेंस खत्म हुए। ये रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी 1947 में, जिससे इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। ये हिस्टोरिकल मैप है। अदर चीज़ ये क्या बताई गई है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर का है। इसमें हम देखेंगे रेड क्लिफ अवार्ड 1947 में आया था, जिसने डिस्प्यूट रिज़ॉल्व किए, कुछ डिस्प्यूट रह गए, उसके बाद बागे अवार्ड आया। इस तरह से क्या हुआ, पूरे अवार्ड आए। ये 9th अमेंडमेंट आया जब हमने बेरूवरी यूनियन ईस्ट पाकिस्तान को दिया, मतलब प्रेज़ेंटली बांग्लादेश को दिया। ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पर बातें बताई गई। ये मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर दी। छोटे लेक्चर हैं, जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी रिवीजन कीजिए, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।